हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। नेटफ्लिक्स, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है, उसको भारत में जो अपने ऑपरेशंस हैं, जो अपना व्यापार है, उसको लेकर जिन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि ये संकट जो है ये जल्दी ही खत्म होने वाले नहीं है। बार बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारण से नेटफ्लिक्स जो है वो किसी ना किसी विवाद में घिर जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि नेटफ्लिक्स की जो एक सीरीज आई थी IC814, उसको लेकर, उसके कंटेंट को लेकर एक सोशल मीडिया पे विवाद हुआ था, जिसके बाद सरकार ने जवाब तलब किया था। उसमें विवाद कुछ ऐसा था कि जो विमान के अपहरणकर्ता थे, उनके नाम जो थे, जो नेटफ्लिक्स ने प्रयोग किए, वो उन नामों के साथ उनके वास्तविक नामों का डिक्लेरेशन नहीं दिया गया। उस जहाज में उन लोगों ने जो थे हिंदू नामों का प्रयोग किया था। एक व्यक्ति, वो क्योंकि आतंकवादी आमतौर पे एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे को भोला बुला रहा था, एक शंकर बुला रहा था, तो नेटफ्लिक्स ने भी वही नाम प्रयोग किए। लेकिन वास्तविकता में ये लोग मुस्लिम थे, तो उनके असली नामों को नेटफ्लिक्स ने नहीं बताया था। तो उसके बाद नेटफ्लिक्स को एक डिस्क्लेमर डालना पड़ा सरकार की आपत्ति के बाद कि ये उन लोगों के वास्तविक नाम थे। अब नेटफ्लिक्स पर एक नया विवाद खड़ा हुआ है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत यह पता चला है कि भारत सरकार जो है वो नेटफ्लिक्स के पूरे बिजनेस ऑपरेशन की जांच कर रही है। यह एक रिपोर्ट जो है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने छापी है। तो इसके, और ये कोई ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आई है। रॉयटर्स ने इसके लिए भारत के गृह मंत्रालय के एक अफसर के ईमेल की जांच की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय के एक अफसर ने ईमेल करके यह सूचित किया है नेटफ्लिक्स की एक पूर्व अधिकारी को, उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और यह बताया है कि भारत सरकार जो है वो नेटफ्लिक्स के पूरे व्यापार की, पूरे बिजनेस की, जिस तरह से वो काम धंधा करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया की भारत सरकार जांच कर रही है। यह बात रॉयटर्स ने कही है। तो यह क्या मामला है, एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे अगले केवल 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये 2025 के लिए आखिरी बैच आने वाला है। भाई लास्ट बैच है, 30 तारीख से शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। और AJ लाइव कोड लगा के आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप इससे 24 सितंबर तक जुड़ जाएंगे तो आपको ये केवल 22,500 का पड़ेगा। उसके बाद जुड़ेंगे तो थोड़ा दाम बढ़ जाता है, जो नॉर्मली 24,000-24,500 का होता है वो मिलेगा, याद रखिएगा। तो AJ लाइव कोड लगा के आप इससे 24 तारीख तक जुड़ सकते हैं। और अगर आप 2025 की तैयारी नहीं कर रहे, 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म बैच जो है ये 30 तारीख को शाम को 6 बजे से, 27 तारीख को माफ कीजिएगा, शुरू होने वाला है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ लेंगे, क्योंकि ऑप्शनल जितना पहले कर लें उतना अच्छा है। ऑप्शनल के साथ लेंगे तो 39,999 का मिल जाएगा, ऑप्शनल के बिना लेंगे तो 31,000 का मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए कोर्स का चयन कर सकते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, यह पूरी प्रक्रिया क्या है। तो भारत सरकार के भाई अब क्या हुआ है, यह खबर आई है, रॉयटर्स ने खबर छापी है। रॉयटर्स आजकल काफी खुलासे कर रहा है भारत को लेकर। तो रॉयटर्स जो एक न्यूज एजेंसी है उसने यह खुलासा किया है कि भारत सरकार जो है वो नेटफ्लिक्स की व्यापारिक गतिविधियों की जांच कर रही है। नेटफ्लिक्स नाम की ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनकी व्यापारिक गतिविधियों की जांच भारत सरकार कर रही है। देखिए इसमें क्या है, कोई भी विदेशी कंपनी जो आती है, ठीक है, कोई भी विदेशी कंपनी जो भारत में आती है, आमतौर पे पहला थॉट जो हमको आता है कि टैक्स का प्रॉब्लम होगा। ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि सारी विदेशी कंपनियां ये चाहती हैं कि हम हर देश में कम से कम टैक्स दें। तो विदेशी कंपनियां क्या दिखाने की कोशिश करती हैं, एक मैं आपको इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूं कि विदेशी कंपनियां क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं अक्सर, कि भारत के अंदर तो हमको नुकसान हो रहा है, हम बिल्कुल भी लाभ नहीं कमा पा रहे भारत के अंदर, ताकि भारत के अंदर उनको टैक्स कम देना पड़े और अपने ओरिजिनल कंट्री में या किसी अन्य देश में जहां पर वो इनकॉर्पोरेटेड है वहां पर वो टैक्स दें, भारत में उनको टैक्स ना देना पड़े। इस प्रकार का वो प्रदर्शन करते रहते हैं। तो 2023 से यह बात तो हमको स्पष्ट है कि टैक्सेशन की, कर अपवंचन जिसको हम कहते हैं, टैक्स चोरी, कर अपवंचन की जांच तो चल ही रही थी। यह बात तो हमको पता है, यह तो पुरानी खबर है।
ये तो पहले से चल रही थी कर अपवंचन की जांच। अब क्या खुलासा हुआ है कि भारत सरकार के एक अधिकारी के ईमेल से यह बात पता चली है कि भारत सरकार जो है नेटफ्लिक्स पर वीजा नियमों के उल्लंघन की जांच कर रही है भारत सरकार, और साथ के साथ नस्लभेद, रेसिज्म जिसे हम कहते हैं, नस्लवाद, इन आरोपों की भी जांच जो है भारत सरकार अब नेटफ्लिक्स से पर कर रही है। ठीक है, तो यह क्या हुआ है, भारत सरकार का एक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है। भारत सरकार का एक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है जो कि आमतौर पर गृह मंत्रालय के साथ काम करता है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय है, और यह पंजीकरण कार्यालय से एक अधिकारी हैं दीपक यादव। तो इनकी तरफ से दीपक यादव साहब ने क्या किया है, नेटफ्लिक्स की एक पूर्व बड़ी अधिकारी, नेटफ्लिक्स की एक बड़ी अधिकारी थी नंदिनी मेहता। इन्होंने दीपक यादव साहब ने क्या किया है, नंदिनी मेहता को ईमेल किया है। नंदिनी मेहता कौन है? नंदिनी मेहता कुछ समय पहले तक नेटफ्लिक्स की भारत में बिजनेस और लीगल मामलों की अध्यक्ष हुआ करती थी। तो नेटफ्लिक्स इंडिया जो है, नेटफ्लिक्स इंडिया की आप ये कह सकते हैं बिजनेस और कानूनी मामले, लीगल की डायरेक्टर हुआ करती थी। तो बड़े पद पर थी ये भारत में। इनको भी लेकर नौकरी से निकाल दिया गया नंदिनी मेहता को। तो ये याद रखिएगा, नंदिनी मेहता खुद नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक मुकदमा लड़ रही हैं यूएस में। नंदिनी मेहता ने क्या कर रखा है, एक अमेरिकी कोर्ट में नेटफ्लिक्स पर मुकदमा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को गलत तरीके से निकाला गया है, और इन्होंने क्या दावा किया है, नेटफ्लिक्स ने मुझे क्यों निकाला। एक तो लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है ये कि मैं महिला हूं इसलिए मेरे को निकाला, और एक नस्लीय भेदभाव का उदाहरण है कि क्योंकि मैं श्वेत नहीं हूं, भारतीय हूं, इसलिए मेरे को निकाला। तो इन मामलों को लेकर ऑलरेडी नंदिनी मेहता ने नेटफ्लिक्स को अमेरिका में एक अदालत में घसीट रखा है। तो अभी दीपक यादव साहब ने एक ईमेल नंदिनी मेहता को किया। यह ईमेल नंदिनी मेहता को किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया यह अभी क्लियर नहीं है, यह रॉयटर्स ने क्लियरली नहीं लिखा। इस बात की संभावना है कि नंदिनी मेहता ने नेटफ्लिक्स की शिकायत भारत में भी करी हो, उसका जवाब उन्होंने दिया हो, या फिर दीपक यादव साहब ने नंदिनी मेहता जी जो कि नेटफ्लिक्स की पूर्व अधिकारी थी, उनसे नेटफ्लिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको मेल किया हो, यह भी संभव है। इन दोनों में से कौन सा मामला है अभी हमें क्लियर नहीं है, लेकिन नंदिनी मेहता को इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई हम लोग जो है नेटफ्लिक्स की कई सारे मामलों पर जांच कर रहे हैं। यह इन्होंने कहा है कि भाई नेटफ्लिक्स जो है उनकी हम कर अपवंचन में तो जांच कर ही रहे हैं, साथ के साथ वीजा की जो कंडीशंस होती हैं, जिन शर्तों पर वीजा दिया जाता है, नेटफ्लिक्स उसका उल्लंघन करता आया है, ऐसा हमें जानकारी मिला है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स में नस्लभेद होता है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो यह बात जो है दीपक यादव ने कही है, वो भारत सरकार के एक अधिकारी ने कही है कि इन सब चीजों को लेकर नेटफ्लिक्स के खिलाफ हमने जांच प्रारंभ कर रखी है, नेटफ्लिक्स की हम निरंतर जांच करते आए हैं। तो अब ये कैसे चलता है इसको देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स कंपनी ने यह कहा है, नेटफ्लिक्स कंपनी का आधिकारिक बयान जो आया है, उन्होंने यह कहा है कि भारत द्वारा की जाने वाली ऐसी किसी भी जांच की हमें कोई जानकारी नहीं है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि भाई अगर ये कोई जांच हो रही है तो इसकी हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, हमें इस जांच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अभी के लिए नेटफ्लिक्स ने यह कहा है। देखिए नेटफ्लिक्स जो है भारत में उनका टेन्योर जो है वो बड़ा एक हम कह सकते हैं दबाव और तनाव से भरा हुआ रहा है। बार बार उनके कंटेंट को लेकर भी जो है विवाद होते रहे हैं। दूसरा, बिजनेस वाइज भी, व्यापारिक तौर पर भी नेटफ्लिक्स दुनिया भर में जितना सफल है, भारत में वो उतना सफल नहीं हो पाया है। उसका एक कारण शायद ये भी है कि नेटफ्लिक्स अपेक्षाकृत एक महंगा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जो उनका मोबाइल ओनली, केवल मोबाइल पर देखने वाला भी जो सब्सक्रिप्शन है वो शायद 200 रुपए महीना के आसपास है, और बाकी अगर आपको टीवी इत्यादि पर भी देखना है तो वो करीब 500 रुपए महीना से उसके जो प्लान्स हैं वो इस रेंज के आसपास होते हैं, जो कि भारत, जो कि एक बड़ा प्राइस सेंसिटिव बाजार है, भारत में कीमतों से बड़ा फर्क पड़ता है। तो भाई भारत में बहुत ज्यादा सफलता ये प्राप्त कर नहीं पाया है। ये माना जा रहा है कि भारत में अपेक्षा, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के भारत में अभी भी 1 करोड़ के आसपास ही उपभोक्ता है। भारत में 1 करोड़ के आसपास ही लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स का उपभोग करते हैं, नेटफ्लिक्स का प्रयोग करते हैं।
तो भाई ये जो है ये एक प्रक्रिया नेटफ्लिक्स को लेकर एक ये समस्या वाली बात है। इनकी ऑलरेडी बिजनेस भारत में बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, उसके बाद बार बार जो विवाद होते हैं और अब ये एक नई जांच जो है ये भी नेटफ्लिक्स के सर पे मढ़ दी गई है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि नेटफ्लिक्स के व्यापारिक जो हित हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे अच्छा प्रभाव तो नहीं ही पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इस जांच से हमको क्या पता चलता है, इसमें क्या निकल के आता है, क्या नेटफ्लिक्स पे कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं, इसके बारे में मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ठीक है। जाते जाते आपको एक बार फिर बताई देता हूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है 27 तारीख से शुरू होने वाला है। याद रखिएगा शाम 6 बजे से एजे लाइव कोड लगा के आप उससे जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल के साथ लेंगे तो मात्र 39,999 का मिल जाएगा, बिना ऑप्शनल के 31,000 का है। तुरंत जुड़ सकते हैं आप एजे लाइव कोड लगाकर। और अगर आप अभी 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं तो भैया लास्ट बैच आ रहा है अब हमारे प्रतिज्ञा प्लस का 2025 के लिए। इसके बाद 2025 के लिए प्रतिज्ञा प्लस नहीं आएगा। तो भाई एजे लाइव कोड लगाकर आप 24 तारीख तक इस बैच से भी 22,499 में जुड़ सकते हैं। तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।